नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में फिर से। आप लोगों को पता है कि हम अभी जो सीरीज़ क्लासेस चला रहे हैं वो 3 सीरीज़ क्लासेस चला रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ के जनजाति और छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण का 3 हिस्ट्री हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं। और आप लोगों को के डिमांड पर ही फिर मैं इतिहास को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर इंडियन हिस्ट्री के प्राचीन कंटेंट का 10 है। ठीक है, आप लोगों को ये तो पता है कि आज के समय पे जीएस के बिना कुछ नहीं हो सकता। किसी भी एग्ज़ाम में इंडियन जीएस का, छत्तीसगढ़ के जीएस का और ख़ास करके जनजाति का और इकोनॉमिक सर्वे का बहुत ज़्यादा महत्व अब हो चुका है। अगर राज्य में कोई पेपर देते हैं तो हम क्या करेंगे, उसी एग्ज़ाम के जो आपके वन टाइम अटेम्प्ट एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आपके स्कोर कर सके, उस बेस पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई चीज़ें जैसे कि समझने में दिक्कत हो रही हो या कोई चीज़ें में डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर सकते हैं। नोटबुक बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिपीट करके देख लो, लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखना। हो सकता है कि आप टीचिंग के मूल भाव से छूट जाओ अगर स्किप करेंगे तो। दूसरी बात, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और लाइक करो। लाइक करने का फ़ायदा यूट्यूब क्या करता है, जो कोई पर्सन किसी के वीडियो को लाइक करता है, यूट्यूब क्या करता है, अगली वीडियो को उसके पास सजेस्ट कर देता है। जैसे मैं कोई दूसरा पढ़ने वाला एजुकेशनल वीडियो डालूंगा, वो वीडियो क्या करेगा, आपके पास सजेस्ट कर देगा और तुरंत आप उसको देख सकते हो। इसीलिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मनोबल बढ़ाओ। अगर आपको लग रहा है दीपक सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और वो कहना चाहिए कि फुल एफर्ट दे के पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरा क्या करें, मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग लेक्चर नंबर 10 में आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग आज देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस जगह पे मानवीय सभ्यता की खोज हुई थी उसके बगल में सिंधु नदी थी। दैट इज़ वाई वी कॉल दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी के सभ्यता पे हम जब जाते हैं तो हम पाते हैं क्या हुआ था। इसका एक रेडियो डेटिंग कार्बन पद्धति होता है। मैं शॉर्ट में कार्बन 14 लिख दिया हूँ। रेडियो डेटिंग कार्बन पद्धति होता है, रेडियो डेटिंग कार्बन पद्धति C14 बोलते हैं। ठीक है, इस पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के तिथि को जब देखा गया, जब अध्ययन किया गया, तो हमारे पुराने शोधार्थी जो थे उन्होंने पाया कि सर्वमान्य जो विधि है वो 2400 से 1700 ईसा पूर्व के बीच को माना जाता है। अर्थात आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब टाइम पीरियड पूछा जाए तब आपको बताना है 2400 से 1700। ये जो पीरियड था ये सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि है, जिसे विभिन्न इतिहासकारों या विभिन्न शोधार्थियों या मानव शास्त्रियों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, अप्रूव किया जाता है या माना जाता है। कई बार रेलवे की परीक्षा में और व्यापम की परीक्षा में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। आपको पता होना चाहिए इसका आकार जो है त्रिभुज के आकार पे था। ठीक है, गलती मत करना। हालांकि मैं उसका चारों दिशाओं पे फैला हुआ क्षेत्रफल बताऊंगा, लेकिन जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के आकार की बात करते हैं तो हम त्रिभुज के आकार का लेते हैं। ठीक, इसकी खोज कब हुई, तो खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसकी खोज की गई। कब की गई, 1921 में। किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता का खोज 1921 में इस स्थल का खोज किया गया। आगे देखते हैं इसको क्यों जाना जाता है, क्यों जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। ये जो सभ्यता था, यहाँ जो कहना चाहिए कि सिविलियंस जो रहते थे वो किस प्रकार के थे, तो इसे क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक या कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। मतलब उस समय पे कांसे का प्रचलन था। ठीक, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कह सकते हैं या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कह सकते हैं। दूसरा,
इस समय पे जो सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करने वाले लोग थे वो कौन थे? तो जो निवासी थे वो द्रविड़ मूल के थे और भूमध्य सागरीय थे। अर्थात जो उस समय निवास करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। अगर आपको पूछा जाए कि वो कौन से मूल के थे तो आपको बताना है द्रविड़ियन और भूमध्य सागरीय बताना है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के थे। और हम आगे देखेंगे, जब जनजाति पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि ये द्रविड़ शब्द आता है ना, द्रविड़ सभ्य शब्द आता है। और भूमध्य सागर के बीच से जो यहाँ पे आकर के बसे थे, अपन नदीम हसनैन साहब की किताब पढ़ेंगे तो उस समय बताऊंगा कि भूमध्य सागरी से कौन कौन जो है उस क्षेत्र से ट्राइब इंडिया में आए, या उस समय उनका एक्सपांसन हुआ शहरों की तरफ, नगरों की तरफ, या एक स्थान से दूसरे स्थान। आगे बढ़ते हैं। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे उस समय पे, ठीक है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता का विधिवत घोषणा हुआ। अब समझिए, 1921 में दयाराम साहनी ने खोज किया, ठीक। 1924 में क्या किया, उसको विधिवत घोषणा कर दिया, ऑफिशियली घोषणा कर दिया कि वो क्या था, तो वो उन्नत और नगरीय किस्म का सभ्यता था। वहाँ पे कहना चाहिए कि आपके जो कल्चर थे वो नगर की तरह थे। जैसे मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉपर नाली का जल निकासी की व्यवस्था होना, ठीक है, सड़क में एक अच्छा चौड़ा चौड़ा सड़क होना, पक्की ईंटों का प्रयोग होना। उस समय पे कब, 2400 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में ऐसी व्यवस्था थी। इसकी घोषणा कब हुआ, तो 1924 में जॉन मार्शल साहब ने क्या किया, इसका घोषणा किया। और जॉन मार्शल साहब कौन थे, तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्या थे, महानिदेशक थे, ठीक है। इन्होंने विधिवत घोषणा कब किया, तो 24 लेना है। खोज कब हुआ, दयाराम साहनी के द्वारा, तो 1921 लेना है, ठीक। आगे देखते हैं। ये उन्नत नगरीय सभ्यता के बारे में हमको पता चल गया। अब हमको ये देखना है कि प्रायः ये चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन कैसे आता है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भले ही त्रिभुज के आकार की थी, 3 भुजाओं के आकार की थी, परंतु उसका विस्तार जो था आपको उसको ध्यान में रखना है। कैसे, तो ध्यान से देखिए। हमको पता है, जब भारत के मैप को हम देखते हैं तो उत्तर वाले क्षेत्र में हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया दिखता है, अभी लद्दाख भले हो गया है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर। दक्षिण वाले क्षेत्र में इसके जब आप ऊपर में देखते हैं मैप के, तो यहाँ पे महाराष्ट्र दिखता है, तो जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र। इधर उत्तर प्रदेश पूर्व में, पश्चिम में आपका बलूचिस्तान दिख जाता है, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर क्षेत्र में कहना चाहिए कि विस्तार था, तो कहाँ पे था, तो मांडा के पास में। मांडा बोलो या मांदा बोलो, दोनों शब्द को विभिन्न स्रोत पे, एनसीईआरटी में मांडा भी लिखा है और विभिन्न किताबों में मांडा लिखा है, ठीक है। तो विभिन्न दृष्टि आईएएस के बुक में भी मांडा लिखा है। तो आपको क्या करना है, इसको मांडा या मांडा आपको याद रखना है, जो कि उस समय कहना चाहिए कि हमारे मैप में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था उसका खोज हम जब 24 में किए तो हमने बताया कि इसका फैलाव यहाँ था। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा, जो कि किस नदी के किनारे बसा था मांडा, तो चिनाब नदी के किनारे मांडा बसा हुआ था। दक्षिण में जो दाइमाबाद है, दाइमाबाद को दैमाबाद भी कहा जाता है, या तो दाइमाबाद, एक तो दैमाबाद, ठीक है, दाई और दय दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना, तो दाइमाबाद या दैमाबाद। तो ये महाराष्ट्र में आता है और अहमदनगर जो कहना चाहिए कि वहाँ का प्रांत है, उसी के किनारे मतलब दाइमाबाद स्थित है उसी में। और ये कौन सी नदी यहाँ पे बसी है दाइमाबाद के पास, तो गोदावरी। यहाँ पे देखो चिनाब नदी, यहाँ पे गोदावरी नदी, और पूर्व में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में आलमगीर जो था वो उत्तर प्रदेश में आता है। आलम साहब के नाम से याद किया जाता है, सोच लेना। यूपी में वैसे भी आप लोग पता है पूरा इन लोग बसे हुए थे। तो पूर्व में आलमगीर जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो पश्चिम है वो सुतका गेंडोर बोला जाता है। सुतका गेंडोर जो है दाश्क नदी के किनारे था, जो कि बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है। आपको सिंधु घाटी का विस्तार कैसे याद रखना है, तो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बलूचिस्तान। अब मांडा चिनाब, दाइमाबाद गोदावरी और आलमगीर हिंडन
और सुतका गेंडोर दास्क, ऐसा आपको याद रखना है। मतलब सबसे पहले आपको मांडा, दायमाबाद, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीर, पश्चिम में सुतका गेंडोर। ठीक है, तो मांडा, दायमाबाद, आलमगीर, सुतका गेंडोर 3 बार 4 बार आप कहिएगा, आपको याद हो जाएगा। मांडा, दायमाबाद, आलमगीर, सुतका गेंडोर। मांडा, दायमाबाद, आलमगीर, सुतका गेंडोर। ठीक है, 3-4 बार आप कहिए, आपको याद हो जाएगा। फिर चिनाब नदी है, फिर यहाँ पे गोदावरी है, फिर आलमगीर है और दाश्क नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमको पता चल गया, एक तो ये कांस्य युगीन या ब्रोंज मतलब ब्रोंज बेस्ड सभ्यता था, दूसरा और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसी सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे मैं आपको बताया भी था, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि ये क्या थी, उन्नत नगरीय, एक अच्छा डेवलप्ड मतलब सिटी का कल्चर उसमें दिखता था। ठीक है, अब जब इसका कहना चाहिए कि इन्होंने अध्ययन किया पुरातत्ववेदाओं ने, तो इन्होंने पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसमें परिपक्व अवस्था में कितने नगर थे, कितने बड़े नगर थे जो अच्छे से परिपक्व थे और जो अच्छे से उन्नत किस्म के थे। ठीक है, जैसे कि हम एक तरफ रायपुर सिटी को लेते हैं, ठीक, दूसरी तरफ हम बालोद को लेते हैं। समझना बात को, दोनों में डिफरेंसेस हमको ये समझ आता है कि ये उन्नत किस्म का सिटी है, बड़ी सिटी है, बस। तो वही चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में परिपक्व अवस्था में कितने बड़े नगर थे, तो 6 बड़े नगरों की चर्चा हुई है। अब वो 6 बड़े नगर कौन हैं, आपको सुनना है इसको और समझना है। सबसे पहले तो आपको मोहनजोदड़ो लेना ही है। ठीक है, मोहनजोदड़ो लेना है, उसके बाद में हड़प्पा लेना है। ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होगा टर्मिनोलॉजी, आपको बता रहा हूँ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा चीज़ आएगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत आएगा, है ना, स्नानागार वगैरह आएगा, अपन अभी चर्चा करेंगे। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, फिर गढ़वारी वाला, ठीक है, गढ़वारी वाला, और चौथा जो है धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। कितने शहर हैं, तो 6 बड़े नगर की चर्चा परिपक्व अवस्था में हमको यहाँ पे मिलती है। कौन कौन सा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलागिरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। अब आपको एक टर्म आता है कि आज़ादी के बाद सर्वाधिक जो स्थल है हड़प्पा संस्कृति के किस शहर में खोजे गए, तो कहाँ पे खोजे गए, तो गुजरात में खोजे गए। जब हमारा देश जो है 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ, जब भी सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई तो सर्वाधिक कहाँ खोज किया गया, तो गुजरात में खोजे गया हड़प्पा संस्कृति के स्थल के रूप में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाना। आगे हम देखते हैं कि जब हमने खोज किया तो हमने पाया कि इस सभ्यता में 6 बड़े नगर तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नगर कौन था, सबसे बड़ा स्थल जिसका भौगोलिक सीमा अच्छा खासा था, उसके बारे में हम देखेंगे। अब 2 बातें आएगी, देखना ध्यान से समझना। सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात आती है तो सबसे बड़ा नगर में आपको मोहनजोदड़ो लेना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता केवल इंडिया में नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अगल बगल में पूरा फैला हुआ था। तो वो क्या कर रहा है, सारे कंट्री को इंक्लूड करके पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो नगर था वो कौन था, मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो जो था सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर था, जिसमें सारे कंट्री आते थे। सिंध आता था, अपना इंडिया वाला एरिया आता था, पाकिस्तान आता था, ये बलूचिस्तान वाला एरिया आता था। तो ये सब एरिया में सबसे बड़ा कोई नगर था, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर था। लेकिन दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा नगर कौन था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता था, तब आपको क्या करना है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी था। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा जो नगर था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत वो राखीगढ़ी था, जो कि हरियाणा के हिसार जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक, इसीलिए मैंने वहाँ पे HR लिख दिया। अब HR लिखा हूँ तो आप हिमेश रेशमिया को याद मत करना, ठीक है, द बैटल ऑफ राखीगढ़ी भी याद मत करना। आप ये याद रख लेना कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो राखीगढ़ी था, जबकि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी हमारे विभिन्न जो राष्ट्र आते थे, प्रांत आते थे, साम्राज्य आता था उसके अंतर में सबसे बड़ा जो था मोहनजोदड़ो था। क्लियर, पेपर में अगर छूटेगा तो नहीं बन जाएगा ना, ठीक, वेरी गुड।
अब हमको ये देखना है कि ये जो राखी गढ़ी था ये कौन से नदी के किनारे था, क्योंकि सबसे बड़ा नगर था। तो आपको लेना है घग्गर नदी। याद रखिए राखी गढ़ी किस जिले में बोला जाए तो आपको क्या लेना है, हिसार लेना है। किस राज्य में बोला जाए तो हरियाणा लेना है। किस नदी बोले तो राखी गढ़ी को आपको घग्गर नदी लेना है। कौन सा, घग्गर नदी। इचार मतलब हरियाणा, हिसार मतलब जिला। अब एक बात हमको ये बात याद रखना पड़ेगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी है। ये आप भी जान गए, मैं भी जान गया, सभी जान गए। लेकिन इसकी खोज किसने की, क्योंकि इतना बड़ा नगर है, इसके बारे में हमको जानना चाहिए, जो कि रेलवे में 2016 में ग्रुप डी में ये बात क्वेश्चन को पूछा था शिफ्ट 2 में। तो 1963 को सूरजभान साहब ने क्या किया था, राखी गढ़ी का खोज किया था। कब, 1963 को सूरजभान जी ने खोज किया था कि भारत में सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी है। इन्होंने बताया था, जो कि घग्गर नदी के किनारे है और हरियाणा में आता है। किस जिले में तो हरियाणा के हिसार में आता है। ठीक, और भी प्रश्न आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे बंदरगाह के प्रश्न कि 2 प्रमुख बंदरगाह का आपको नाम बताना है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत में बड़े बंदरगाह थे, या जिसको हमेशा दिमाग में रखा जाता है, जिसको पूछा जाता है। तो प्रमुख बंदरगाह में एक लोथल लेना है, एक लेना है सुतकोतदा, सुतकोतदा और लोथल। ठीक है, अब हम ये देखेंगे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे एक बात पाते हैं कि जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ था। इस सेगमेंट से सिंधु घाटी सभ्यता से बात पूछा जाता है कि जुता हुआ खेत, जहाँ पे खेत का जुताई हुआ हो, अर्थात एग्रीकल्चर का साक्ष्य हमको मिल गया, वहाँ से खेतों का जुताई हो रहा है तो है ना, अन्न वगैरह के बारे में जानकारी हो गया। ठीक है, तो जूते हुए खेत अर्थात एग्रीकल्चर प्लस नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग। ईंट बोल रहा हो भी, नक्काशीदार मतलब कलाकारी का पता चल रहा है, और ईंटों का प्रयोग बोल रहा है मतलब उद्योग का पता चल रहा है। ईंट बिट बनते था, ईंटा भट्टी होता है ना गांव में, हमारे गांव में हमारे भैया खोले हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो वो कौन था, तो आपके काली भैया आपके गांव में खोले थे। तो वो कहाँ से मिला था, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग आपके काली भैया के गांव में, कालीबंगन बन जाएगा। जूते हुए खेत आपके कालीबंगन से मिले, और साथ ही साथ में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ पे मिला, तो कालीबंगन में मिला। और ये किस में आता है, राजस्थान में आता है। ये समझ लीजिए एक घर में चलन है कि आपके बड़े भैया काली साहब हैं, मतलब आपको डराते थे, मस्त काली की तरह काले हट्टे कट्टे चौड़े थे। अब वो क्या करते थे कि खेतों की जुताई करते थे और ईंटों को बनाते थे, जो आपके बड़े भाई थे। तो आप कैसे याद करोगे, जूते हुए खेत आपके भैया जो है खेती करते थे, काली भैया। दूसरा नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो वो भी कालीबंगन, जो कि कहाँ, आपके राजस्थान प्रांत में। ठीक है काका सा आगे देखिए, अब हमने तो ये चीज़ देख लिया। अब हम देखेंगे एक ज़बरदस्त क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है या कौन सी थी। आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात इमारत की बात आई तो मोहन भाई को याद करना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार था वो सबसे बड़ा इसका इमारत था। सबसे बड़ा इमारत किसका, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार का। एक बेसिक फिगर बता देता हूँ, इतना डिटेल तो नहीं पूछेगा, लेकिन इन केस अगर पूछ देगा कि स्नानागार का लंबाई बताओ और चौड़ाई बताओ, क्योंकि वो क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था। सबसे बड़ा मतलब नहाने का स्विमिंग पूल था, समझ लो सरल भाषा में। स्नानागार, स्विमिंग पूल, हिंदी में क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल को, तरण ताल एकदम शुद्ध हिंदी में, संस्कृत में भी बोल सकते हो तरण ताल। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो इमारत थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, उस स्नानागार का लंबाई कितना था, तो 11.88 मीटर लंबाई था उस स्विमिंग पूल का, मीटर में है। ठीक है, 11.88 मीटर जो है आपका लंबा था, और चौड़ा कितना था, 7.21 मीटर चौड़ा था, मतलब 11 चौड़ा। और डेप्थ जो गहराई कितना था, 2.43 था, 243, मतलब 2.43 आपको लगा देना है, 243 याद कर लेना है ना। तो 11 लंबा मीटर है ना, 11 मीटर लंबा, चौड़ा 7 मीटर और गहराई 2 मीटर। ठीक, लमसम में 11 7 2, 11 7 2। ठीक है, तो 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था, और ये गहरा है, सॉरी गहराई जो है आपका 2.43 है, चौड़ाई गलती से हो गया था,
तो गहराई कितना है आपका, ये गहराई था, गहराई ये कितना है, तो 2.43 आपका मीटर में गहराई था। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी इमारत कहाँ मिला, आप मोहनजोदड़ो ले लेना, जो कि स्नानागार को कहते हैं, वहाँ जो नहाने के लिए जो व्यवस्था किया गया था। अब इससे हमने क्या सीखा, अगर वहाँ पे इतना बड़ा इमारत है जिसमें इतना बड़ा नहाने का व्यवस्था है, तो आपने क्या सीखा, कहीं ना कहीं वहाँ पे सामाजिक स्नान किया जाता था, जो उनके रीति रिवाजों, संस्कृति और धर्म तथा उनकी सभ्यता को इंगित करता है। जो आज के आधुनिक समाज में क्या हो रहा है, हमारे द्वारा जब किसी के घर में किसी का देहांत होता है तो पूरे नहावन में जाते हैं ना, उसके नहावन में, चलो भाई नहावन है उसका, 10 नहावन तक का पूरे जाते हैं, तो पूरे सामूहिक या सामाजिक तरीके से जाके स्नान करते हैं। उसी सामूहिक व्यवस्था के आधार पर, सामूहिक स्नान के आधार पर हमने क्या किया, उसको रिलेट किया कि इतना बड़ा जब स्नानागार था, अर्थात कहीं ना कहीं उसमें सामाजिक सौहार्द और आपसी, कहना चाहिए कि सामाजिक नियम कानून रहे होंगे, इसका हमको ज्ञान होता है। किससे, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार से। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें अग्निकुंड का भी प्रश्न पूछा जाता है। अग्निकुंड, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिले, तो 2 जगह से हमको मिला अग्निकुंड, एक मिला लोथल से और दूसरा मिला कालीबंगा से। अग्नि कहाँ कहाँ से मिला, अग्निकुंड, ठीक है, तो एक लोथल, जो कि कहाँ है लोथल, बताइएगा आप लोग, गुजरात। कालीबंगा कहाँ है, अभी बताए हूँ, आरजे, राजस्थान। ठीक, तो अग्निकुंड जो है 2 प्रकार का था, 2 जगह से मिला, एक लोथल एक कालीबंगा से हमें अग्निकुंड की प्राप्ति हुई। याद रखना कि आपने अग्निकुंड ढूंढने के लिए जब निकला तो एक लोथल में मिला आपको, एक काली में मिला। ठीक है, लो थाली लेके जाओ, काली के पास में अग्नि है वहाँ पे। ठीक, आगे देखते हैं एक जबरदस्त क्वेश्चन कि भगवान पशुपतिनाथ, ये जो भगवान पशुपतिनाथ है, ये 3 मुख वाला देवता होता है। कितने मुख वाला, 3 मुख वाला देवता होता है। अब समझना इस चीज को, भगवान पशुपतिनाथ जो है वो 3 मुख वाला देवता होता है, और ये कहाँ से मिला, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। व्यापा में कई बार पूछा है कि पशुपतिनाथ की प्रतिमा कहाँ मिली, जो कि 3 मुख वाला देवता था। ये मोहनजोदड़ो से मिला। अब मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है, और सिंधु नदी जो है या मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। कहाँ पे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान के। देखो समझो बात को, पशुपतिनाथ जो है, जो 3 मतलब मुख का देवता है, वो मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। ठीक, सिंधु नदी के किनारे हैं तो सिंधु से सिंध बन गया। समझो बात को, सिंधु नदी के किनारे क्या है, मोहनजोदड़ो, तो सिंधु से क्या बना, सिंध बन गया, और सिंध से सिंध प्रांत बन गया। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में कहना चाहिए कि मोहनजोदड़ो है, और वहीं मोहनजोदड़ो से हमें पशुपतिनाथ का क्या मिला था, मूर्ति मिला था। अब आपको समझना पड़ेगा एक बेहतरीन चीज को, कि ऐसा कौन सा कहना चाहिए कि मूर्ति है जो चारों तरफ से विभिन्न जानवरों से घिरा हुआ है। अब इस डायग्राम को आप देखिए, इस यहाँ पे ग्राफ को, यहाँ पे भगवान पशुपतिनाथ का मूर्ति है। ठीक है, पशुपतिनाथ का, जो कि कहाँ है, मोहनजोदड़ो में, जो कि किस में आता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। पाकिस्तान सिंध लरकाना, सिंध क्यों, तो सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत बना, तो यहाँ पशुपतिनाथ हो गया। पशुपतिनाथ के चारों कहना चाहिए कि दिशाओं में 4 विभिन्न जानवरों से उसको घेरा गया है। किससे किससे, हाथी, गेंडा, भैंसा और चीता। कितना, हाथी, गेंडा, भैंसा और चीता। मतलब पशुपतिनाथ को ये 4 जानवरों के द्वारा घेरा गया। आग से पूछा जाए इनमें से किस देवता को सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थात मोहनजोदड़ो में
इसमें से किस मतलब कहना चाहिए जानवर के द्वारा नहीं घेरा गया है? अगर ऐसा पूछे तो आप चारों याद रखना, हाथी हो गया, गेंडा हो गया, भैंसा हो गया, चीता हो गया। तो एक हटा देगा वो और उसके जगह में क्या करेगा, बकरी डाल देगा या कुछ और डाल देगा, तो आपको पकड़ना है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, बता दोगे? सिंधु नदी के किनारे। कौन से देश में पड़ता है? पाकिस्तान में। किसके? तो सिंध प्रांत में। जिला क्या है? लरकाना। आगे देखते हैं। इसी में ही एक चीज़ और आता है मोहनजोदड़ो में। जैसे हमने सबसे बड़ी इमारत भी मोहनजोदड़ो में देख लिया, हमने पशुपतिनाथ भी हमने देख लिया। अब एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला। नर्तकी है, इस नर्तकी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। उस समय पे कहना चाहिए नर्तकी की कांस्य मूर्ति है, तो नर्तकी अर्थात एक प्रकार के मनोरंजन को भी हमको पता चल रहा है कि नर्तकियों का कहना चाहिए कि वहाँ पे स्थान रहा है। तो वो कहाँ से मिला है? तो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो से क्या मिला? नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिल गया, फिर पशुपतिनाथ भी हमको यहाँ पे मिल गया, प्लस सबसे बड़ी इमारत स्नानागार जो है वहाँ पे मिल गया। अब और आगे हम लोग देखते हैं तो हड़प्पा आता है। अब हमने जिस तरीके से मोहनजोदड़ो को समझा, अब हम क्या करेंगे? हड़प्पा को समझेंगे। हालांकि पाकिस्तान में दोनों आता है, लेकिन एक आता है सिंधु नदी के किनारे और एक आता है रावी नदी के किनारे। अब इधर देखिए, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा जो है रावी के नदी के किनारे। रवि के पास मत जाना, खप्पड़ मारता है हड़प्पा में, सीधा आपके पैर को ही काटेगा, रांपा उठाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है और रावी जो है कहना चाहिए कि हड़प्पा के पास है, ऐसा याद रखना। जो कि किस प्रांत में आता है? तो पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है, जब देश का विभाजन हुआ कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो पाकिस्तान के पंजाब के लरकाना जो जिला है उसमें कहना चाहिए कि हड़प्पा अवस्थित है। और हड़प्पा के मुहरों पर जब वहाँ से मुहर हमको मिला, जब हमने खोजा या हमने कहना चाहिए कि ढूंढा या हमने रिसर्च किया, हमारे इतिहासकारों ने या हमारे पुरातत्ववेताओं ने, तो हड़प्पा के मुहरों पर सर्वाधिक एरो का जो निशान है वो क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक एरो मतलब यहाँ पे लिख लेना आप सर्वाधिक। आप मैं एरो ही बना देता हूँ ना समझाने के लिए। ऊपर है मतलब सर्वाधिक, नीचे मतलब न्यूनतम। तो हड़प्पा मुहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी, एक सिंग वाला जो पशु मिला है वो कहाँ मिला? तो हड़प्पा के मोहरों पर मिला। ठीक है, अब आपसे बिल्कुल ये चीज़ छूटना नहीं चाहिए, आप एकदम दिमाग में क्विक रिवाइज कर लेना कि C14 या कार्बन 14 डेटिंग से कहना चाहिए ये इसका जानकारी हुआ। वर्तमान तिथि जो है 2400 से 1700 है। इसका विस्तार जो है हमारा आगे देखेंगे, ये यहाँ पे, और त्रिभुज के आकार में ये फैला हुआ है। और आगे हम देखते हैं 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की। इसे आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक या कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य की सभ्यता, निवासी द्रविड़ थे और भूमध्य सागरी थे। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो कहना चाहिए कि 1924 में सिंधु सभ्यता का नाम मतलब एक उन्नत नगरीय सभ्यता का विधिवत ऑफिशियली मतलब एक घोषणा हुआ था, जो कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्या थे? महानिदेशक थे। और इसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा जो कि चिनाब नदी के पास, दक्षिण में दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला, गोदावरी नदी, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के पास, और पश्चिम में आपका सुतका गेंडोर जो कि दाश की नदी बलूचिस्तान के पास है। एक नगरीय सभ्यता थी। परिपक्व अवस्था में यहाँ पे 6 नगर मिले: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहना चाहिए हड़प्पा संस्कृति के कहीं पे खोजे गए तो उस स्थल का नाम है गुजरात, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च हुआ था। सबसे बड़ा स्थल अगर सिंधु घाटी सभ्यता में पूछे तो मोहनजोदड़ो, अब भारत में पूछे तो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार जिले में आता है, घग्गर नदी के किनारे है। 1963 में सूरजभान साहब ने उसका खोज किया। प्रमुख बंदरगाह बोले तो लोथल लेना, सुतकोतदा लेना, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट, वही बताया था आपके काली भैया, बहुत ताकतवर आदमी, खेत का जुताई कर देता है, ईंटा भी बना देता है। सबसे बड़ी इमारत आपको क्या लेना है? सबसे बड़ी इमारत में मोहनजोदड़ो लेना है। यहीं से प्राप्त हो कहाँ? स्नानागार में। स्नानागार का लंबाई कितना है? तो 11.88 मीटर, चौड़ाई कितना है? 7.01 मीटर और गहराई है 2.43। अग्निकुंड कहाँ से मिला? तो 2 स्थानों से अग्निकुंड मिला, एक लोथल से, एक कालीबंगा से। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आगे देखना है। पशुपतिनाथ को भी याद रखना है, मोहनजोदड़ो से मिला, सिंधु नदी के किनारे है, इसीलिए सिंध प्रांत आप याद रखना।
और पाकिस्तान में आता है लरकाना ज़िला में। ठीक है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति है जो कि मोहनजोदड़ो से मिला। अब मोहनजोदड़ो भी देख लिया हमने, पशुपतिनाथ भी देख लिया, नर्तकी की मूर्ति भी हमने देख लिया, स्नानागार भी हमने देख लिया। अब आते हैं हड़प्पा पे। तो रावी नदी के किनारे है, ये रावी नदी के किनारे और ये सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इसीलिए कहना चाहिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा कहा गया। और पाकिस्तान के जो पंजाब वाला हिस्सा है उसके लरकाना ज़िले में ये हड़प्पा स्थित है। ठीक, हड़प्पा के मुहरों पर जब हम लोग रिसर्च की तो जो मुहर हमको मिला उसमें एक श्रृंगी पशु का अंकन ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। एक श्रृंगी मतलब एक सींग था उसका। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। और आप इस चीज़ को याद रख लेना, ये जो डायग्राम बताया मैं कि भगवान पशुपतिनाथ के चारों किनारे जो जानवर था, हाथी, गेंडा, भैंसा, चीता। भैया सिंधु घाटी सभ्यता का एक लेक्चर और मैं आपके लिए लूँगा। कोशिश करूँगा कि 2 लेक्चर बनता है लेकिन कोशिश करूँगा 1 लेक्चर मैं करूँ, लेकिन हम हौच-पौच नहीं करेंगे। हम लोग भले धीरे करेंगे लेकिन अच्छे से डील करेंगे ताकि इसके सेगमेंट से कोई क्वेश्चन ना छूटे। भले आपका एक वीडियो आधा घंटे का बनेगा, मैं 10 मिनट में चाहूँ तो एकदम फास्ट में कर दूँ। इतना मैं भी थकूँगा, मैं भी एनर्जी लगाऊँगा। मैं चाहूँ तो शॉर्ट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपके पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ मुझे नहीं चाहिए। आपके एजुकेशनल प्रिपरेशन में मुझे बिल्कुल लोथल-पोथल पसंद नहीं है। मैं चाहता तो 5 मिनट में एकदम फटाफट ख़त्म कर दूंगा समराइज़ टाइप का, लेकिन मैं आधे घंटे का इसलिए बनाता हूँ 20-25 मिनट का, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, जब भी पढ़ने बैठें तो याद हो जाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे सेगमेंट को मैं 3 क्लास में ख़त्म करूँगा। 1 क्लास तो लेक्चर नंबर 10 हो गया। ठीक है, अब 2 क्लास और लूँगा सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद में अपन फिर वैदिक जो कहना चाहिए कि वैदिक काल है उसमें पहुंचेंगे, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर उसमें जाएंगे अपन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। एक काम करना यार, इतना मेहनत करते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक ज़रूर करो। जब आप लाइक करेंगे ना तो आपके लाइक करने के बाद यूट्यूब क्या करेगा, आपको मेरा तुरंत अगला वीडियो दे देगा, लेकिन वो तब देगा जब आपको बेल आइकन को आप प्रेस करोगे। ठीक है, सब्सक्राइब के जस्ट बगल में बेल आइकन है। अगर आपको मेरा मेहनत करना, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो इतना करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं आगामी वीडियो जिस तरीके से रोज़ समय निकाल करके मैं देता हूं, रेलवे में सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस के बाद जो भी मुझे समय मिलता है उसमें मैं क्या करता हूं, बाकी काम को छोड़ देता हूं। पहले आपके लिए मैं क्लासेस रिकॉर्ड करता हूं, फिर उसके बाद जब मैं 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद में, टीचिंग करने के बाद में, क्लासेस लेने के बाद में, जो भी मुझे समय मिला तब मैं अपने बेटा के साथ, प्रज्ञान प्रताप के साथ खेलता हूँ। ठीक है, तो पहला प्रायोरिटी मेरे लिए क्या है, आपका एजुकेशन है, इसलिए मैं इतना इसमें मेहनत कर रहा हूँ। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके सपनों को सपोर्ट करूँ, आप मुझे और मेरे टीचिंग को सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय मातृभूमि।